06147800046 आपके हमारे राब्ते का नंबर। facebook.com/rj.israr या RJ इसरार चौधरी सर्च कीजिए, मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज आप तक पहुंच जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से मस्त FM 103 की ऐप डाउनलोड कीजिए और दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त आप हमें सुन सकते हैं। जी जनाब, आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है वो डॉक्टर मोहम्मद अली अशरफ साहब हैं, माहिर अमराज गुर्दा व मसाना। आज वो हमारे मेहमान हैं, उन्हें हमने मदऊ किया और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको मस्त FM 103 के स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब, आज जो ख़ास टॉपिक है वो गुर्दे और मसाना के हवाले से, और ख़ासकर जो आम इंसान में गुर्दे की पथरी होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये बताइए कि आम इंसान में जो गुर्दे की पथरी होने का रिस्क होता कितना है, ये पथरी होती कैसे है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का। ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और ये ख़ास तौर पे यहाँ पे हमने इस एरिया में, मुल्तान और इसके मुज़ाफ़ात के इलाके में, और ख़ास तौर पर इंडिया में भी, सब कॉन्टिनेंट पूरे में ही गुर्दे की पथरी का रिस्क बहुत ज़्यादा है। आम तौर पे जो बाहर के मुल्क हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनमें 3 to 4% रिस्क होता है, इंसिडेंस होता है लाइफ टाइम के, एक पूरे ज़िंदगी में इंसान की कितना रिस्क है गुर्दे की पथरी का। लेकिन यहाँ पे आगा खान की एक जो उनकी रिसर्च के मुताबिक अब तो 12% तक गुर्दे का रिस्क हो सकता है लाइफ टाइम। तो ये तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने ख़ुद भी देखा है कि जब प्रैक्टिस में कि यहाँ पे गुर्दे की पथरी काफ़ी ज़्यादा आम है। और फिर दूसरी मसला ये भी है कि ये निगलेक्ट बड़ी होती है, कि वो पथरी कहते हैं ये निकल आती है, नहीं निकलती, और फिर वो कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, दर्द ख़त्म हो जाता है तो उसके बारे में उसको देखते नहीं हैं। तो इसलिए इसका इंसिडेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर एक पथरी आप हो जाए तो अगले 3 साल में दूसरी पथरी बनने का रिस्क 3 से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो अगर एक बंदे को जो 12% में आ रहा है जिसको गुर्दे की पथरी बनी, या अगर वो पथरी का इलाज सही तरीके से नहीं कराता तो अगले 3 साल में पथरी बढ़ने का, फंसने का, ख़राब होने का और पथरियाँ बनने का रिस्क 3 से 4 गुना ज़्यादा हो सकता है। डॉक्टर ये बताइएगा, बिल्कुल आपने पथरी के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में, इंडिया में, इन ममालिक में ये बीमारी जो आम है। अब ये बताइए कि बेसिकली इसकी अलामात क्या हैं और इसकी वजह क्या बनती है? देखें, हमारी जो सबसे बड़ी वजह जो है कि पानी का हम इस्तेमाल कम करते हैं, और साफ़ पानी का जो है ना वैसे भी मिलना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसके लिए फ़िल्टर लगवाना या साफ़ पानी, खारा पानी इस्तेमाल ना करना ये बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ऐसा पानी, इतना पानी पिया जाए कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो या पानी की कमी ना हो, पेशाब ज़्यादा गाढ़ा ना हो। पेशाब जितना गाढ़ा होगा उसमें पथरी बनने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये अलामत है। फिर ख़ुराक भी हमारी ऐसी है जिसमें हम नमक और बाकी मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी उसमें डाइट में टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और गोश्त का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिहाज से यूरिक एसिड की बीमारी भी हमारी कुछ मौरूसी है। फिर शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां भी इसके साथ भी गुर्दे का पथरी का इंसिडेंट थोड़ा, क्योंकि बदपरहेज़ी इसके साथ ही होती है। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के गुर्दे की पथरी का रिस्क ज़्यादा करती हैं। इसकी जो अलामात हैं वो मैं ज़रा बताता जाऊँ। ज़रूरी है कि गुर्दे की पथरी जब बनती है तो आपको ना कमर के एक साइड पे, आमतौर पे दोनों साइड पे नहीं होता, लेकिन मोरों के एक साइड पे जो आपका ये जो पिंजरा है सीने के थोड़े से पीछे कमर के, वहाँ पे दर्द शुरू होता है, जिसको हम फ्लैंक पेन कहते हैं। और ये फिर दर्द ना हल्का हल्का आता जाता रहता है, कि कभी हो गया, कभी बेहतर हो गया, कभी कम हो गया, ज़्यादा होगा। जिस तरह लहरों में आना होता है ना, इसको इस तरह का होता है। फिर पेशाब में थोड़ी तंगी हो सकती है, पेशाब थोड़ा जल के आ सकता है, पेशाब में थोड़ा खून आ सकता है, थोड़ा रेशा आ सकता है। आम तौर पे इसके साथ को मतली आना, या अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो उल्टी भी आ सकती है। और जब ये पथरी कहीं जाके फंसती है या नाली में फंसती है, जो कि मसानी की तरफ जा रही होती है नाली, तो ये जो दर्द है ना, ये पीछे से आपके आगे पेट की तरफ और नीचे जो है ना मसाने की तरफ जाना शुरू हो जाता है जी। तो ये एक अलामत होती है कि अब पथरी फंस रही है या रुक रही है या वो और ख़राबी कर रही है, तो उस वक्त अस्पताल में आना या डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करेंगे, जोड़ेंगे गुफ्तगू। एक कमर्शियल ब्रेक है जी,
बिल्कुल उसकी तरफ जाएंगे और वापस आते हैं और मज़ीद गुफ्तगू वहीं से जोड़ते हैं जी। मुल्तान एम जी वेलकम बैक। एक बार भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी, आप अलामात के बारे में बता रहे थे हमारे सुनने वालों को। हाँ जी, ये एक अलामत तो एक तो दर्द की अलामत है, फिर ये कि पेशाब में तंगी होना या पेशाब बार बार आना या पेशाब रुक जाना या पेशाब में थोड़ी रेशा आना या खून आना, ये भी हो सकता है। फिर अगर खुदा न खासा पथरी फंस जाए तो फिर उसमें दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उल्टी आना और मतली होना, किसी चीज़ को खाने को दिल ना चाहना। फिर उसके बाद मसला जो अगर तेज़ाबियत बढ़ जाती है या पथरी कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जिसमें अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, फिर उसमें बुखार हो जाता है, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पेशाब आमतौर पे इतना स्टेराइल नहीं होता, उसमें जरासीम होते हैं। तो अल्लाह ने जो निज़ाम रखा हुआ कि एक जिस तरह बहता पानी होता है उसमें इन्फेक्शन कम होती है, तो अगर कहीं पानी रुक जाता है या जौहड़ बन जाता है या पथरी की वजह से पेशाब रुक जाता है तो उसमें फिर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, उससे फिर बुखार होना, तबीयत ज़्यादा ख़राब होना। तो ये सब अलामात जो हैं ये एक डेंजरस पथरी की अलामात हैं, जिसको ज़्यादा देर घर पे इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जी सामने कराम, आज का प्रोग्राम जो है ख़ास कर हम आप गुर्दे की मसाने की पथरी के हवाले से हम कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली अशरफ साहब, माहिर अमराज गुर्दा व मसाना, मुख्तार शेख हॉस्पिटल हमारे साथ हैं और हमें बहुत डिटेल के साथ बता रहे हैं कि जो पथरी है गुर्दे की वो होती कैसी है, उसके अलामात क्या हैं, और आगे आगे हम इनसे सवालात कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि जो पथरी है ये एक ही किस्म की होती है या इसके मुख्तलिफ इक़साम होती हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आमतौर पे लोग समझते हैं जी पथरी हो गई, निकल गई, हमें उसका ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पथरी की भी मुख्तलिफ़ अक़साम है और हर पथरी एक जैसी नहीं होती और हर पथरी का इलाज भी एक जैसा नहीं होता। तो ये फाइंड करना है, ये मालूम करना है कि वो पथरी किस किस्म की है। 4-5 किस्म की पथरी होती है। यूरिक एसिड की पथरी आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी कि यूरिक एसिड की वजह से पथरी हो गई। उसके अलावा कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से पथरी हो सकती है। ऑक्ज़लेट जो हमारी खुराक में ख़ास तौर पे सब्ज़ियों में काफ़ी ज़्यादा होता है और ड्राई फ्रूट्स में होता है, तो उससे भी पथरी हो सकती है। फिर इन्फेक्शन अगर हो जाए किसी भी जरासीम की वजह से, मसाने की इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी पथरी होने का रिस्क, वो एक दूसरी किस्म की पथरी होती है जिसको हम स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं या कैल्शियम स्ट्रूवाइड कहते हैं। इसके अलावा कुछ मौरूसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें पथरी हो जाती है, जिस तरह जिसको क्रॉनिकली पेचिश लगे हों, जिसका मैदा ख़राब रहता हो, पेट ख़राब रहता हो, उसमें पथरी का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। कुछ पानी की कमी की वजह से, कुछ नमकियात की ज़्यादती की वजह से, तो वो, और फिर कुछ बीमारी होती है जिसको हम सिस्टीन स्टोन या सिस्टीन यूरिया कहते हैं, वो मौरूसी बीमारी होती है। उसमें बच्चों में पथरी होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पथरी आपकी अगर बन जाए तो एक तो उसका दोबारा बनने का रिस्क, बेशक आप उसका इलाज भी करवा लें तो उसका रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसका प्रॉपर तरीके पे इलाज होना चाहिए। दूसरी खुराक की जो चेंजेस हैं वो होनी चाहिए। फिर पथरी का पता चलना है किस किस्म की पथरी है, फिर उसकी डायरेक्टेड आप इलाज करवाएं तो फिर आपका पथरी बनने का रिस्क या गुर्दा ख़राब होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि खुराक और दवाइयों से इसका इलाज या तदाबीर की जा सकती हैं या इसका कोई और तरीका इलाज? देखें, इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि ख़ुराक से हम काफ़ी हद तक गुर्दे की पथरी का इलाज कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कभी, ख़ास तौर पे मौरूसी बीमारी में या हार्मोन इम्बैलेंस में जिसकी वजह से पथरी बनती है, जिस तरह पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्सेस हो या विटामिन डी की एक्सेस हो उसमें। तो 2-4 चीज़ें मैं ज़रूर यहाँ पे ज़िक्र करूँगा जो कि आप घर में आसानी से कर सकते हैं और इसमें पथरी के रिस्क को अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं या बचा सकते हैं या कम से कम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। एक तो ये है कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे साफ़ पानी पीना। पानी जो है हमारा कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी, जो कि 12 से 14 गिलास तकरीबन बनते हैं ये दिन में। और अगर आपको जो है वो पसीना ज़्यादा आता है या आप बाहर काम करते हैं जिसमें आपको हाइड्रेशन का रिस्क ज़्यादा हो, डिहाइड्रेशन का रिस्क ज़्यादा हो, तो उसमें आप पानी और भी पिएँ। इसके लिए मैं अपने मरीज़ों को एक बात बताता हूँ कि आपका जब भी पेशाब हो, पेशाब का रंग हल्का पीला या सफ़ेद होना चाहिए। अगर वो गहरा पीला हो रहा है तो उसमें फिर वो क्रिस्टल्स जो बनते हैं उसका जुड़ना और पथरी बनना, और जिसको हम नाइडस कहते हैं, वो बनना ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए पेशाब का रंग हल्का पीला रखें, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और गर्मी में ज़्यादा पानी पिएं अगर आप बाहर काम करते हैं। तो पानी पीना जो है हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ़ ये पानी ही पी लें इतना,
कि ये इस रंग का पेशाब आपको गहरा ना हो, तो आप तकरीबन 50% तक अपने आप को गुर्दे की पथरी के बढ़ने से रोक सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो नमक का इस्तेमाल कम से कम करना है। नमक हमारे बॉडी की ज़रूरत है, लेकिन हर चीज़ जो भी है, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो दालें हों, हर चीज़ में नमक मौजूद होता है। तो नमक का इस्तेमाल जो है ना 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारी जो आम तौर पे डाइट होती है वो उसमें 6 से 8 ग्राम से भी ज़्यादा नमक हो जाता है। फिर ये जितने भी फ़ास्ट फूड्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है, बर्गर्स में, पिज़्ज़ा में नमक डाला जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपको ख़राबी का बायस बनता है। तो नमक के एहतियात जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। नमक जितना कम इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपका दिल भी मज़बूत रहेगा, दूसरा ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस जो होता है वो भी कम होता है कम नमक इस्तेमाल करने से, और तीसरा पथरी का रिस्क भी कम होता है। तीसरी चीज़ जो है वो आम तौर पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे गलत तौर पे मशहूर है कि जी पथरी कैल्शियम से बनती है, तो कैल्शियम या दूध वाली चीज़ें बंद कर दें, जो कि एक बहुत गलत मैं कह दूं कि गलत ख़बर है। इसके बारे में हमें दूसरों की भी आगाही देनी चाहिए। एक्चुअली कैल्शियम अगर आप या दूध से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, ख़ास तौर पे दूध या दही का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पथरी का रिस्क कम होता है। इसमें एक वजाहत मैं थोड़ी सी करूँ कि ये दूध या दही का इस्तेमाल खाने के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी डाइट में ऑक्सलेट एक चीज़ होती है जिससे पथरी बनती है, तो वो ऑक्सलेट को कोट कर देता है वो कैल्शियम जो आप दूध दही के साथ ले रहे होते हैं, और वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, खून में नहीं जाता। तो इसलिए दूध या दही का इस्तेमाल खाने के साथ पथरी के रिस्क को कम करता है, ज़्यादा नहीं करता। हाँ, कुछ हार्मोन इम्बैलेंस अगर हो जाए, मसलन कैल्शियम की ज़्यादती हो जाए, विटामिन डी की ज़्यादती, उसमें आपका बॉडी के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, खून में आ रहा होता है, तो उसमें वो एक अलग बहस है। लेकिन 90% 95% लोग जो है ना वो अपना कैल्शियम या दूध दही का इस्तेमाल बिल्कुल ना रोकें, बल्कि नॉर्मल तरीके में आपकी बॉडी को कम से कम 2 गिलास दूध या 2 से 3 कप दही की ज़रूरत होती है दिन में, तो वो उसको अपने हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, पट्टों को मजबूत रखने के लिए वो इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ जो ऑक्सलेट है, अब अगेन ये वो चीज़ है जो कि अगर जिनको ऑक्सलेट की पथरी बन रही हो उसके लिए हम डाइट का इस्तेमाल तब्दील करते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। पांचवी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, ख़ास तौर पे ये गुर्दे के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी आप इंजेक्शन लगवाते हैं। ख़ास तौर पे अगर पथरी फंस जाए तो ज़्यादा देर ये दवाइयाँ इस्तेमाल ना की जाएँ, बल्कि डॉक्टर से रुजू किया जाए, क्योंकि दर्द की दवाइयाँ एक तो आपकी दर्द कम करके आपको वो जो सिवेरिटी होती है ना इलनेस की कम कर देती हैं, ताकि फिर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। और दूसरी बात ये कि ये ख़ुद से दर्द की दवाइयाँ जो है, ख़ास तौर पे इंजेक्शन जो सख्त दवाइयाँ होती हैं, गुर्दे को ख़राब करती हैं। गुर्दा पहले ही बेचारा पथरी की वजह से तंग हो रहा होता है, और ऊपर से हम ये दवाइयाँ खा के उसको और ख़राब करते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये बहुत देखा है कि निगलेक्ट होते हैं पथरी, और उसके बाद गुर्दे फेल होके हमारे पास आ जाते हैं, जिस पे उनको डायलिसिस करना पड़ जाता है, जो कि यानी कि काबिल इलाज है पथरी का इलाज। तो इसमें कोताही ना हो तो गुर्दा भी बचाया जा सकता है और पथरी के रिस्क को भी कम किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी इसमें क्या फ़र्क है? हाँ जी, ये एक बड़ा एक कन्फ्यूजन होती है। देखें, नेफ्रोलॉजी जो है, जो मैं हूँ, मैं यहाँ पे गुर्दे का पथरी का इलाज जो करते हैं, पथरी के लिहाज से अगर बात करें तो जो भी गुर्दे मसाने की बीमारी जो कि दवाइयों से और ख़ुराक की तब्दीली से बेहतर हो सके, तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट डील करता है। और जो काम जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़े या पथरी निकालने की ज़रूरत पड़े या कोई और सर्जरी करनी हो, तो उसके लिए हम यूरोलॉजी या जिसको यूरोलॉजिकल सर्जरी कहते हैं उसके डिपार्टमेंट से या उनके डॉक्टर से रुजू करते हैं। तो जो दवाइयों तक का इलाज है वो नेफ्रोलॉजी करता है, और जो सर्जरी का इलाज होता है वो यूरोलॉजी करता है। लेकिन हमारे मुख्तार शेख अस्पताल में अच्छी बात यह है कि हम दोनों कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं, और अगर पथरी हो जाए तो एक तो पथरी अगर फंस गई है तो निकालने का काम तो यूरोलॉजी करेगा, लेकिन उसको दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए या जो पथरी बन गई है उसको घुलाने के लिए या दवाई में और या ख़ुराक में जो तब्दीली होती है वो सारी करने का काम वो हमारा काम होता है।
डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में फ़र्क भी बता दिया। ये यूरिक एसिड बहुत आम बीमारी हो चुकी है, आपने जिक्र भी किया खुद भी। ये बताइए यूरिक एसिड बेसिकली है क्या? देखें, ये यूरिक एसिड आम तौर पे एक फाजिल मादा है जो कि आपके खून में गर्दिश करता है, और ये आम तौर पे लहमियात से, प्रोटीन से बनता है। दूसरी जो इसकी जहाँ से ये बनता है वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर टाइप है, जिसमें ये टोमेटो केचप आ गई, या आर्टिफिशियल जो जूसेस बन रहे होते हैं जिसमें फ़्रेश जूस नहीं होता, जिसमें आर्टिफिशियल जूस से उसको मीठा किया जाता है, उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे भी इवेंचुअली यूरिक एसिड बनता है। तीसरे, अगर जिनके गुर्दे कमज़ोर हों, यूरिक एसिड सही तरीके से वो नहीं निकाल सकते, तो उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। चौथी चीज़, जो ऑर्गन मीट्स हैं, मसलन ये कलेजी हो गई, गुर्दे कपूरे हो गए, कटाकट हो गया, मगज़ का इस्तेमाल जो खाने में किया जाता है हमारे यहाँ पे बहुत मशहूर है, तो उसमें यूरिक एसिड जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे कलेजी में। तो वो चीज़ें अगर आप बाकायदगी से लेते हैं, या हमारे तो ये भी हमने पढ़ा है बल्कि देखा भी है कि जिनको यूरिक एसिड की बीमारी हो, अगर वो परहेज़ करते करते एक दफ़ा ये कटाकट या मगज़ या इस तरह की गुर्दे जिगर वगैरह ले लें, तो उनको अटैक हो जाता है, क्योंकि वो एकदम यूरिक एसिड बढ़ाता है और उससे फिर वो जोड़ों में जाके बैठ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना यूरिक एसिड की बढ़ा, कुछ मौरूसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें हाइपरयूरसीमिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है, तो ये सब चीज़ों को देख के हमें उसका इलाज करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब क्या यूरिक एसिड सब्जियां खाने से भी बढ़ता है? देखें, यूरिक एसिड जो है ना बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन का। जो भी आप प्रोटीन लेंगे, अब कुछ हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट होती है, कुछ लो प्रोटीन कंटेंट डाइट होती है, तो अगर तो आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं तो जो लो कंटेंट प्रोटीन डाइट होती है जिसमें ये सब्जियां आ जाती हैं और दालें आ जाती हैं, लोबिया दालें वगैरह, उसमें आपका यूरिक एसिड कम बढ़ेगा, ठीक है, और गुर्दे उसको आसानी से निकाल सकेंगे। जो कि हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट्स हैं, जिस तरह बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त है, या बाहर के मुल्कों में टर्की का गोश्त आता है, या ऊँट का गोश्त आप जिसे कह लें, ये हाई प्रोटीन, इसको रेड मीट या ऑर्गन मीट्स कहते हैं, और इसमें कलेजी, गुर्दा कपूरा, मगज़, कटाकट वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। इसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा जनरेट होता है क्योंकि ये हाई प्रोटीन कंटेंट है, तो उसमें फिर गुर्दे को थोड़ी मसला हो सकता है। और यूरिक एसिड का लेवल हम चेक करते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को एक मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें, जिनके गुर्दे कमज़ोर होते हैं, उनको दवाइयों से भी इलाज करना पड़ता है ताकि यूरिक एसिड के लेवल को कम किया जाए। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के इसका इलाज होता है। डॉक्टर, यूरिक एसिड का इलाज जो है वो हो सकता है? हाँ जी, देखें, ये डिपेंड करता है कि यूरिक एसिड किस वजह से बढ़ा हुआ है। अगर तो आपका वज़न ज़्यादा है, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, जिसमें शुगर के मरीज़ आ जाते हैं, फिर उसके बाद अगर इनकी मौरूसी बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड बड़ा होता है, जो कि आपके माँ बाप में या बहन भाइयों में भी यूरिक एसिड का मसला रहा हो, या आपको गिठिया की बीमारी है जो कि गाउट जिसे कहते हैं, तो इन सब चीज़ों में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और इसको दवाइयों से ही कंट्रोल करना पड़ता है। ख़ुराक भी हम एडवाइस जो है ना वो ज़रूर देते हैं, क्योंकि ख़ुराक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका इलाज दवाइयों से भी होता है और ख़ुराक की तब्दीली से भी होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, जब हम इलाज शुरू करते हैं तो हम सिर्फ इलाज दवाई पे इक्तफ़ा नहीं करते, हम इसके बाद जो दवाई है वो 4-6 हफ़्ते दे के फिर हम पेशाब में चेक करते हैं कि यूरिक एसिड जो है ना कितना निकल रहा है और ख़ून में यूरिक एसिड की मिक़दार कैसी है। तो उन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए दवाई को बढ़ाया घटाया भी जाता है, ख़ुराक को और स्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मौरूसी बीमारी है तो उसमें आपको बाकी जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से भी यूरिक एसिड कम हो जाता है। चौथी चीज़, अगर आप किसी को पथरी बनी हुई है तो पथरी को निकाला जाए तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को देख के यूरिक एसिड का इलाज किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो चुका है, उसके बाद हम आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे। जी मुझे इशारा हुआ कि अभी कमर्शियल ब्रेक नहीं है। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आपने बता दिया मुख्तारी शेख हॉस्पिटल में पथरी का जो इलाज है, जो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, ये बताइए कि वहाँ पर अंडर वन रूफ क्या क्या सहूलियात है मरीज़ों के लिए? ये बहुत अच्छा एक सवाल है आपका।
मुख्तार शेख में हमारे पास 3 सर्जन्स हैं जिसको यूरोलॉजी कहते हैं, और हम 2 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जिसमें मुझ समेत मेरे सीनियर भी हैं डॉक्टर रऊफ़ मज़र साहब। तो हम जो है पथरी का इलाज करते हैं। हम मेडिसिन्स के ज़रिए से इलाज करते हैं और ख़ुराक की तब्दीली से ज़रिए से इलाज करते हैं। और जो सर्जरी का इलाज होता है वो भी हम यानी कि मिनिमल इन्वेसिव जिसको आप कहते हैं, तो इसके इलाज के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। जो छोटी पथरियाँ होती हैं वो कभी कभी यानी कि 4-5 मिलीमीटर की पथरी तक दवाई के ज़रिए से निकल आती है, तो उसका दवाइयों से इलाज करते हैं। अगर लेकिन कभी कभी अगर वो फंस जाए या ना निकले या 2-3 हफ्ते गुजर जाएँ और दर्द ख़त्म ना हो रहा या गुर्दा फूला हुआ हो, तो उसके लिए फिर हम सर्जरी की मदद लेते हैं। सर्जरी जो है आम तौर पे काट पट के अलावा करते हैं। आम तौर पे वो मसाने के अंदर जाकर वहाँ पे या तो स्टेंट डाल देते हैं उस पथरी को निकालने के लिए, या पथरी को लेज़र करके भूरा कर देते हैं, भूरा भूरा। या फिर हमारे पास और भी इलाज हैं जिसको यूट्रोस्कोपी कहते हैं। वो जिस तरह एंडोस्कोपी होती है कैमरे की ट्यूब के साथ इलाज, उस तरीके से उसमें कोई बाहर से कोई कट लगाना नहीं पड़ता, कोई खून ज़ाया नहीं होता, बाकी चीज़ें नहीं होती। तो ये एक बड़ा, और हमारे पास लेज़र सर्जरी का भी इलाज है। थोड़ा सा उसमें खून की जो है कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम होता है, खून की ज़्यादती भी नहीं होती, बाहर से भी कोई काटना नहीं पड़ता, और उसमें पथरी मुकम्मल तौर पे रेज़ा होके ना घुल के निकल आती है। कभी कभी उसमें ये ज़रूर होता है कि स्टेंट डालना पड़ जाता है, कुछ छोटा मोटा रेज़ा रह जाए तो वो फंसे ना, तो 2-3 हफ्ते के लिए स्टेंट भी डाला जा सकता है। फिर हमारे पास जो ओपन लेथोटमी है, ओपन सर्जरी की भी पूरी सहूलियात मौजूद हैं, जिसमें अगर कोई स्टोन बहुत बड़ा हो गया, 2-3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसको जिस तरह स्टैगहॉर्न कैलकुलस इन्फेक्शन के बाद जो स्टोन बनते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी से, तो उसको निकालने के लिए ओपन अगर सर्जरी करनी पड़े तो वो भी हमारे पास उसका इलाज भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो सर्जन्स हैं वो भी फ़ॉरेन ट्रेंड हैं। यूरिन जो हमारे 2 सर्जन्स हैं वो लंदन से ट्रेंड हैं, तो वो भी इसका इलाज करते हैं। तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, बहुत तफसील से आज आपने गुर्दा मसाना के मसाइल ख़ासकर पथरी के बारे में हमारे सुनने वालों को बताया। जाते जाते ये बताइएगा, चंद ज़रूरी मुफीद आम फहम परहेज़ के बारे में बता दीजिए, या कोई मैसेज सुनने वालों के लिए। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पथरी यहाँ पे बहुत कॉमन है। हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में आपको पथरी के मरीज़ मिल जाते हैं। तो एक तो बात ये है कि पथरी को इग्नोर ना करें। अगर पथरी का आपको पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड पे या अलामात से आप समझते हैं कि आपको पथरी हो गई है, तो एक तो अल्ट्रासाउंड अपना ज़रूर करवाएं। दूसरा ये कि आप जो मर्ज़ी तरीका इस्तेमाल करें, यहाँ पे देसी तरीका भी है, उसको मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता जो भी आपने इलाज करना है आप इलाज कराएं, डॉक्टर से मिलें, उसकी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद ये ज़रूर हो कि आपकी पथरी निकल जाए, चाहे वो रेत हो के निकले, चाहे वो भूरा हो के निकले, चाहे वो साबुत निकले। तो एक बात तो ये है कि उसको ये ना करें कि दर्द ख़त्म हो गया तो अब मुझे पथरी निकले या ना निकले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कई दफ़ा देखा है और बहुत कॉमन है कि पथरी के दर्द, क्योंकि गुर्दा बेचारा ज़ोर लगा लगा के ख़त्म हो जाता है, फूल जाता है, उसके बाद दर्द ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो गुर्दे ने काम करना जो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, उसने पेशाब बनाया, कुछ अरसे बाद उसने पेशाब बनाने ही बंद कर दिया क्योंकि वो आगे जा ही नहीं रहा। तो उसके बाद दर्द भी बेहतर हो जाती है, तो वो फिर भूल जाते हैं, पथरी निकलती नहीं है, वो गुर्दा फूल के ख़त्म हो जाता है। तो ये गुर्दा ज़ाया होना या डायलिसिस पे चले जाना ये एक बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ है जो कि पथरी का इलाज मौजूद है, उसकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ भी हैं, उसको निकालने के तरीके भी मौजूद हैं। तो एक बहुत अजीब बात है, बहुत बुरी बात है कि उसकी वजह से गुर्दा ज़ाया हो जाए, और हम बाहर के मुल्कों में तो इस तरह की बहुत ही कम देखते हैं कि पथरी की वजह से जो है ना वो गुर्दा ज़ाया हो गया। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि अगर पथरी हो जाए तो पानी का इस्तेमाल, अगर पथरी ना भी आपकी फ़ैमिली में पथरी क्या है किसी को, तो पानी का इस्तेमाल अपना जो है ना वो ज़रूर करें। और पानी वही मैंने जो बताया है कि 2 से 2.5 लीटर पानी कम से कम, इतना पानी। और हर बंदे का हुजम भी मुख्तलिफ होता है, उसकी एक्टिविटी लेवल भी मुख्तलिफ होता है, बाहर काम कर रहा है, अंदर कर रहा है, ऑफिस वर्कर है, लेबरर है, जो भी है, तो उसके मुताबिक पेशाब का रंग जो एक चीज़ है ना, पेशाब का रंग हल्का पीला होना चाहिए, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, और पानी का इस्तेमाल इतना हो। और फिर
पानी भी साफ़ हो, उसमें नमकीन ना या खारी पानी ना हो। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो नमक का इस्तेमाल है वो कम से कम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तीसरी बात ये है कि दूध बिल्कुल ना छोड़ें, दूध या दूध की बनी हुई चीज़ें या दही। तो इसमें एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स मिलते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते कि एक तो वो थोड़े से आपको एक्सपेंसिव लगेंगे, दूसरा ये कि वो फ़ायदा के सप्लीमेंट्स वो फ़ायदा नहीं पहुंचाते जो कि एक खालिस दूध या दही या इसके अलावा जो चीज़ खालिस होती है उसका अपनी बात होती है। और तीसरी ये कि स्टडीज़ भी इन पे आई हुई हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स से जो है ना कैल्शियम की ज़्यादती होने का ख़तरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसलिए नेचुरल तरीके पे रहें, दूध और दही का इस्तेमाल करें, दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो आपकी पथरी का रिस्क, और उसको खाने के साथ इस्तेमाल करें, दही को ख़ास तौर पे। चौथी जी प्लीज़। चौथी चीज़ ये मैं कहूँगा कि अगर पथरी अगर आपके निकल आती है, रेत निकलती है, रेज़ा निकलता है, तो उसको संभाल लें और उसका टेस्ट करवाएं कि पथरी की किस्म कौन सी है। अगर पथरी की किस्म का पता चल जाए तो उसके इलाज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और हम एग्जैक्टली डायरेक्ट कर सकते हैं ये यूरिक एसिड की पथरी है, ये कैल्शियम की है, ये ऑक्सलेट की है, ये स्ट्रूवाइट की है, या इन्फेक्शन की वजह से हुई है, या कोई मौरूसी बीमारी है। तो उसके मुताबिक उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है, उसमें आपकी डाइट रिस्ट्रिक्शन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पथरी को बचाने के लिए भी, और आसपास में अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी कि आपके किसी दोस्त में, किसी रिश्तेदार में ऐसा मसला है तो उसको कहें कि वो अपना चेकअप करवाए, पथरी की वजह मालूम करें ताकि उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी सामने कराम, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अली अशरफ, माहिर अमराज गुर्दा और मसाना। इन्होंने बहुत तफसील के साथ तमाम सुनने वालों को, हमारे सामीन को, नाजरीन को, तमाम लोगों को बहुत डिटेल से बताया कि अगर आपके गुर्दा मसाना में पथरी है तो उसको बिल्कुल लाइट ना लें, उसको दवाइयाँ लेके फ़ौरी तौर पर आप ये ना कहें कि जी ये दर्द अगर ख़त्म हो गया तो तमाम मसाइल ठीक हो गए। उसके लिए फ़ौरी तौर पर आपको डॉक्टर से रुजू करना है, फ़ौरी तौर पर आपने अपना इलाज करवाना है, क्योंकि इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इसरार चौधरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, नई बात, नए मेहमान के साथ आप तक हम पहुँचेंगे। तब तक अल्लाह निगहबान।